बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना खाने के बाद जिस्म आराम का तलबगार होता है, मगर हमारी किस्मत में आराम नहीं था। सूरज गुरूब होने में थोड़ी ही देर बाकी थी कि हम उतरने की जगह पे पहुंच गए। उसकी निशानी तूफान खान और अब्दुल्ला खान के मुताबिक पहाड़ी सिलसिले का दो हिस्सों में तकसीम होना था। एक शाख सीधी चली गई थी, जबकि दूसरी शाख बाएं तरफ मुड़ गई थी। इसके अलावा पार की पहाड़ी इस जगह आकर ख़त्म हो गई थी और वहाँ एक बड़ा सा खुश्क नाला दिखाई दे रहा था। माजे, यहाँ से उतरकर इस नाले में सफ़र करना है। वैसे आप ठीक कह रहे थे यार, इस जगह से ऊपर आना नामुमकिन है। उसने आने की सिमत की चढ़ाई की जानिब इशारा किया। हाँ, मगर उतराई बहुत मुनासिब है। मैंने नीचे उतरने में पहल की, वो भी सर हिलाते हुए मेरे पीछे चल पड़ा। हम अभी दरमियान में ही थे कि सूरज डूब गया, मगर अंधेरा इतना नहीं छाया था। नाले के दरमियान और पहाड़ी की तकरीबन चौथाई बुलंदी तक काफ़ी घने दरख्त थे। हम इन दरख्तों के झुंड से कोई 50 कदम दूर थे कि अचानक वहां से 3 अफराद बरामद हुए। उनका रुख हमारी जानिब ही था। हमें देखकर वो ज़रा सा ठटके, गोया हम पर उसी वक्त उनकी नज़र पड़ी थी और वो फिर हमारी तरफ चल पड़े। इस रास्ते पर आपने कोई लड़की तो नहीं देखी? निस्बतन छोटे कद वाले ने पश्तो में पूछा। वो तमाम मजबूत बदन और म्याना कामत वाले अफराद थे। तमाम के सर पर औरतों की मानिंद लंबे लंबे बाल थे। क्लैशन कोफें उन्होंने कंधों से लटकाने के बजाय हाथों में उठाई हुई थीं, मगर हमसे बात करने वाले का कद बाकियों के मुकाबले में छोटा था और उसके पूछने के अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो हुक्म देने का आदी है। हमसे भी उसने इसी तरह हुक्मिया लहजे में बात की थी। जवाबन मैंने नफ़ी में सर हिलाने पर इक्तफा किया था। मुझे झूठ बोलने से सख्त नफरत है, वो गुस्सीले लहजे में बोला और क्लैशनकोफ मेरी तरफ तान ली। अमजद ने क्लैशनकोफ कंधे से लटकाई हुई थी, मगर बदकिस्मती से मुखालफ ने बगैर किसी वजह के गन मुझ पर तान ली थी। अमजद ने बाद में गन कंधे से उतारने की कोशिश की, मगर वो अमजद को ऐसा मौका नहीं दे सकते थे। गोली चलने का धमाका हुआ। गोली उसके सर से चंद इंच ही ऊपर गुजरी होगी। अमजद से वो मुखातब हुआ, क्लैशनकोफ नीचे फेंक दो। अमजद ने होंठ भेजते हुए गन अपने पाँव में गिरा दी। उसके साथियों ने भी क्लैशनकोफें हमारी तरफ सीधी कर ली थीं। मेरा नाम हैबत खान है और मैंने बड़े बड़े बिगड़े हुओं को सीधा किया है, इसलिए बेहतर यही है कि सच सच बता दो, लड़की को कहाँ छुपाया है। इस मर्तबा भी पस्त कामत ही बोला, जिसका साफ मतलब ये था कि बाकी दोनों या तो उसके मुलाजिम थे या कम अज़ कम रुतबे में उससे नीचे थे। आप हैबत खान हैं या वहशत खान, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। अगर हमने किसी औरत या लड़की को देखा होता तो ज़रूर आपको आगाह करते, इसलिए बात बढ़ाने से बेहतर है कि आप अपनी राह लें और हमें भी जाने दें। मैंने बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया था। सुन रहे हो हुक्मदाद, बात बढ़ाने से बेहतर है हम अपनी राह लें। कल का लौंडा हैबत खान को नसीहत कर रहा है। इसके दोनों साथी भी हंस पड़े थे। हुक्मदाद, ज़रा इनकी तलाशी लो ताकि पता चले ये कितने पानी में हैं। ऐसे लौंडे काफ़ी नकदी जेबों में लिए फिरते हैं। एक सर हिलाते हुए आगे बढ़ा। उसका रुख मेरी जानिब था। सबसे पहली गलती जो उससे सरजर्द हुई वो अपनी गन को कंधे से लटकाने की थी। दूसरे नंबर पर वो आगे बढ़ते हुए अपने दोनों साथियों और हमारे दरमियान हायल हो गया था। इस इलाके में चूंकि अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो सिर्फ गन फाइटर होते हैं, बचपन ही से हथियारों के साथ खेलने की वजह से उनका निशाना बहुत अच्छा और हथियार पर कंट्रोल और काबू बहुत बेहतर होता है। मगर बगैर हथियार के वो जिस्मानी ताकत के बलबूते पर किसी को ज़ेर कर लें तो दूसरी बात है। खाली हाथ लड़ने के फ़न से बहरहाल नावाकिफ़ होते हैं। वो मेरे करीब पहुंचा। इसका इरादा मेरी तलाशी लेने का था, जबकि मैंने उसके लिए कोई और प्रोग्राम सोचा हुआ था। उसने शायद कभी इतनी लंबी छलांग ना लगाई हो जिस तरह के वो उस वक्त उड़कर गया था। उसके साथियों में से एक की क्लैशनकोफ गरजी, मगर ये इज़्तरारी फायर था जो अपने साथी को बचाने के लिए उसने गन की नाली आसमान की तरफ करके किया था। अमजद के लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। उसने बिजली की सी तेज़ी से अपने कदमों में पड़ी क्लैशनकोफ उठा ली। हुक्मदाद, हैबत खान अपने दूसरे साथियों को साथ लिए नीचे गिर गया था। उनके संभलने से पहले अमजद धाड़ा, खबरदार कोई हरकत ना करे। अमजद की उर्दू शायद उन्हें समझ नहीं आई थी कि हैबत खान ने लेटे लेटे ही अपनी क्लैशनकोफ का रुख हमारी तरफ करना चाहा, मगर अमजद तैयार था। उसकी गन से निकलने वाली गोली हैबत खान के बाजू में लगी। अगर ज़िंदगी अजीज़ है तो हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। इस मर्तबा मैंने उन्हें पश्तों में खबरदार किया था, लेकिन शायद उन्हें ज़िंदगी अजीज़ नहीं थी।
उन्होंने मेरी धमकी की कतन परवाह न की और इसकी वजह गालिबन उनका गरूर और तकब्बुर था, जिसकी बदौलत वो किसी की धमकी को खातर में नहीं लाते थे और ये गरूर उन्हें ले डूबा। इस मर्तबा अमजद ने सिंगल शॉट के बजाय लीवर को ब्रेस्ट पर सेट करते हुए ट्रिगर प्रेस किया। शाम के सन्नाटे में क्लैशनकोफ की थरथराहट गूंजी और वो तीनों माहिए बेआब की तरह तड़पने लगे। जानू गलत तो नहीं किया? नहीं, ठीक हुआ है। अगर इनमें से एक भी बच जाता तो हमारे लिए एक नया महाज खुल जाता। अब इनका क्या करें? इनके पास मौजूद एमुनेशन हासिल करो और चलते हैं यहाँ से। ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। गो फायरिंग यहाँ आए रोज़ का मामूल है, लेकिन फिर भी बुरे वक्त का कोई पता नहीं चलता। ये ना हो कोई हमें देख ले और एक ना ख़त्म होने वाली जंग की शुरुआत हो जाए। हमने जल्दी से उनकी सरसरी तलाशी ली। नकदी और एमुनेशन को अपने कब्जे में करते हुए हम वहां से रवाना हो गए, लेकिन इससे पहले उनकी लाशें रास्ते से थोड़ा सा हटकर मौजूद एक गड्ढे में धकेलना नहीं भूले थे। क्लैशनकोफें भी उनके साथ ही गड्ढे में फेंक दी गई थीं। ये एक वक्ती एहतियात पसंदी थी, वरना रास्ते में काफ़ी मिकदार में उनका खून फैला हुआ था, जिससे आसानी से उनकी लाशों की निशानदेही हो जानी थी। लेकिन रात के वक्त किसी को भी रास्ते में पड़ा खून नज़र नहीं आ सकता था। सुबह तक हमने यूं भी इस जगह से काफ़ी दूर निकल जाना था। माजे, अब रास्ते से हटकर चलना पड़ेगा। ठीक है, मगर आसमान को देख रहे हो? क्या मतलब? मैंने ऊपर देखा। बादल देखो किस तेज़ी से इकट्ठे हो रहे हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम अपना सफ़र जारी नहीं रख सकेंगे। ये तो है। हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई थी और शाम का अंधेरा बादलों के बायस गहरा हो गया था। हम दोनों रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता दाएं हटते जा रहे थे। रात गुजारने के लिए कोई मौजूद जगह भी ध्यान में रहे। इस अंधेरे में मौजूद जगह खाक मिलेगी, मगर मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर दाएं बाएं किसी मुनासिब जगह की तलाश में निगाहें दौड़ाता रहा। जानू, अगर हम किसी के मेहमान बन जाएं तो क्या मुज़ायका है? मैंने तो सोचा था कि डॉक्टर शहला जैसी पढ़ी लिखी लड़की का साथ तुम पर कुछ असर डालेगा, मगर इसके सार नज़र नहीं आ रहे। तेरा गधापन पहले की तरह रोज़ ब रोज़ तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। इसमें गधेपन की क्या बात है? बेवकूफ़, हम 3 आदमियों को कत्ल कर चुके हैं और इसके घर या कबीले के लोग कातिल की तलाश इर्द गिर्द के इलाके से ही शुरू करेंगे और इसके बाद हमारा मंजर आम पर आना कुछ मुश्किल नहीं होगा। हमने कौन सा हफ्ता गुजारना है? सुबह होते ही निकल चलेंगे। अगर हम अपने दुश्मनों की तलाश में इतनी दूर का सफ़र कर सकते हैं तो इन लोगों के लिए जंगल खेल तक हमारा पीछा करना इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा ठीक है यार, नहीं ठहरते किसी के घर में। उसने क्लैशनकोफ को कंधे से उल्टा लटका लिया, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें गिरना शुरू हो गई थीं और बैरल में पानी के कतरे चले जाने की सूरत में बैरल के जंग पकड़ने का खदशा था। बारिश की रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी आती गई। हम मज़ीद कुछ देर इसी तरह बगैर आड़ के रहते तो मुकम्मल भीग जाते, मगर खुशकिस्मती से आसमानी बिजली की चमक में मेरी नज़र दाएं तरफ चंद कदमों के फासले पर मौजूद एक खो पर पड़ी। यह गैबी इमदाद थी, क्योंकि मेरा गार के दहाने की जानिब देखना और बिजली का चमकना एक ही लम्हे में वकूअ पजीर हुआ था। गार के दहाने के साथ एक झाड़ी नुमा दरख्त भी मौजूद था, जिसने काफ़ी हद तक उसके मुंह को ढांपा हुआ था। माजे इस तरफ, मैं पहाड़ी खो की तरफ बढ़ गया। अमजद भी बगैर कुछ कहे मेरे पीछे चल पड़ा। अचानक बारिश की रफ्तार में इजाफा हुआ, लेकिन बारिश की तेज़ी भी मुझे हिफाजती इक़दामात उठाने से बाज ना रख सकी। मैंने बाएं हाथ में पिस्तौल थामते हुए दाएं हाथ से जेब से पेंसिल टार्च निकाल ली और इसे जलाकर खो के अंदर घुस गया। किसी भी नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदे से निपटने के लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार था। इस चंद गज लंबी गार में किसी दरिंदे को देखकर मुझे इतनी हैरानी न होती जितनी उस नौजवान लड़की को देखकर हुई थी, जो हमारे अंदर दाखिल होते ही घबरा कर खड़ी हो गई। टार्च की रोशनी में उसका हरासा चेहरा उस खौफजदा चूहिया की मानिंद लगा जिसने बिल्ली को देख लिया हो और इसके लिए कोई राह फरार भी ना हो। जानू, ये कौन है? अमजद ने इसे देखकर हैरत ज़दा होकर पूछा। अल्लाह की मखलूक है भाई। आप लोग कौन हैं? वो हकलाते हुए पश्तो में बोली। घबराओ मत, हम मुसाफिर हैं। मैंने उसे तसल्ली दी। यह सुनकर उसके चेहरे की रंगत बहाल होने लगी। चेहरे के नकूश से वो काफ़ी दिलकश और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मैंने टार्च ऑफ कर दी। रोशनी में ख्वामख्वाह वो झिझक महसूस करती। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाने का इरादा है? हम मीरान शाह से आ रहे हैं। जंगल खेल में काम था। रास्ते में आपको बहराम शाह वादी की तरफ कोई जाते हुए मिला था? नहीं, मैंने दानिस्ता झूठ बोला।
थोड़ी देर पहले एक फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, वो आप लोगों ने की थी? नहीं। एक मर्तबा फिर मेरा जवाब नफ़ी में था। कहकर वो खामोश रही। आप क्यों पूछ रही हैं? कहीं आप यहाँ किसी के डर से तो नहीं छुपी? नहीं तो वो गड़बड़ा गई। मैनू तो ए ओही कुड़ी लग रही है जिदे बारे वो मनहूस पूछ रहा सी। मुझे तो ये वही लड़की लग रही है जिसके बारे में वो मनहूस हैबत खान पूछ रहा था। अमजद नीचे बैठते हुए पंजाबी में बोला ताकि वो लड़की हमारी बात ना समझ सके। ठीक पहचाना, मैंने उसकी तायीद की। वैसे क्या ख्याल है, इसकी मदद ना की जाए? मुझे तो ये मजलूम लग रही है। पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, उसने मुझे झिड़का। यहाँ हर दूसरा बंदा मजलूम है, हम किस किस की मदद करते फिरेंगे? ख्वाम खां की पंगाबाजी के हक में मैं भी नहीं हूँ। मेरा मकसद फ़कत इतना था कि इसे घर वालों तक पहुँचा दिया जाए, और बस। एक तो हर खूबसूरत लड़की को देखते ही ना जाने क्यों मर्दों में हमदर्दी के जज्बात इतनी शिद्दत से उभरते हैं कि उन्हें मकसद से भी गाफिल कर देते हैं। आप लोग किस ज़ुबान में बातें कर रहे हैं? इससे पहले कि मैं अमजद को करारा सा जवाब देता, वो लड़की दरमियान में बोल पड़ी। लहजे में मौजूद परेशानी उससे ना छुपाई गई थी। हमारी आपस की बात है, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। मेरे लहजे में छुपी बेरुखी ने इसे चुप साधने पर मजबूर कर दिया था, और वो तो नाम ही मजबूरी का है। रात के अंधेरे और इतने ख़राब मौसम में दो अजनबी मर्दों के दरमियान एक ऐसी लड़की का फंस जाना जो खूबसूरत भी हो, किसी वजाहत का मोहताज नहीं। तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लगी है, लेकिन अगर हमदर्दी को एक जानिब रख कर सोचो तो तुम्हें ये गलत नहीं लगेगी। ज़रूरी नहीं कि ये लड़की वही हो जिसके बारे में वो पूछ रहे थे। अमजद दानिस्ता हैबत खान का नाम गोल कर गया, और इसका घबराना या झिझकना इस वजह से भी हो सकता है कि ये इस वक्त दो अजनबी मर्दों के दरमियान फंसी हुई है। दूसरा, अगर हम रिस्क लेते हुए इसे इन मुर्दारों का बता भी दें तो ये मतलूबा लड़की होते हुए भी इस राज को राज ना रख सकेगी। जब हम इसे घर वालों तक पहुंचाएंगे तो इस बात का चर्चा लाजमी होगा और हम मंजरे आम पर आ जाएंगे। इनके दुश्मन हमें भी अपने दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल कर लेंगे। ठीक है, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ख्वामख्वाह अपनी तवानाइयों को ज़ाया करना कहाँ की अक्लमंदी है। बेशक ऐसी सरगर्मियाँ इससे हमें गाफिल ना कर सकेंगी, मगर दूर ज़रूर कर देंगी और हमारी मुश्किलात में इजाफे का बायस बनेंगी। बाकी मर्ज़ी तेरी अपनी है। अपने हर काम और इरादे में तू मुझे शाना बशाना पाएगा। उसकी खरी खरी बातें मेरी सोच को किसी और जानिब ले गईं और मैं गार की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अमजद ने भी मेरी खामोशी देखते हुए मज़ीद कुछ कहने से गुरेज किया था। मैं दीवार से टेक लगाए काफ़ी देर तक मुख्तलिफ सोचों में गुम रहा, यहाँ तक कि अमजद के भारी सांसों की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। इसे पता था कि मेरे लिए सोना मुश्किल होगा, इसलिए वो बेधड़क सो गया था। गार से बाहर बारिश इसी तसलसल से जारी थी, मगर गार के अंदर माहौल काफ़ी खुशगवार था। हल्की खनकी महसूस होने के बावजूद अगर एक कमांडो सोने की कोशिश करता तो वो आसानी से कामयाब हो सकता था, जिस तरह के अमजद अपनी कोशिश में कामयाब रहा था। अचानक मुझे लगा वो लड़की रो रही है। मुझसे सब्र ना हो सका। मैं बेसाख्ता पूछ बैठा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, मैं रो तो नहीं रही। वो गड़बड़ा गई। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सिलसिला गुफ्तगू दराज किया। हज़ार किस्म के दलाइल देने के बावजूद मैं खुद को उससे लाताल्लुक नहीं रख सका था। सादिया। क्या? मेरे लहजे में हैरानी का अंसर नुमाया था। जी सादिया, उसने अपना नाम दोहराया। इस गार में कैसे फंस गई हो? मैंने इससे वो सवाल पूछा जो मुझे शुरू में पूछना चाहिए था। मैं अपनी बकरी को तलाश कर रही थी कि बारिश शुरू हो गई। मजबूरन मुझे यहाँ पनाह लेना पड़ी। मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर है, बारिश रुकते ही चली जाऊंगी। उसका लहजा और अंदाज वाज़िह तौर पर उसके झूठा होने पर चुगली खा रहा था। अब तो काफ़ी देर हो गई है, ये ना हो घर वाले तेरे लिए परेशान हों। नहीं, मैं उन्हें बता कर आई थी कि अगर लेट हो जाऊं तो परेशान नहीं होना, मैं बकरी तलाश करके ही वापस आऊंगी। यूँ भी हमारी किसी से दुश्मनी थोड़ी है कि उन्हें परेशानी हो। हैबत खान से भी कोई दुश्मनी नहीं। मैंने ऐसा सवाल किया कि उसकी सीटी गुम हो गई और चंद लम्हों तक वो कुछ न बोल सकी, मगर जब बोली तो अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। कौन है? नहीं था, हमारे हाथों जहन्नुम वासिल हो चुका है। रास्ते में मिला था, किसी लड़की के बारे पूछ रहा था। इजहारे लाइल्मी पर हमारे साथ भिड़ गया। नतीजतन अपनी और दो साथियों की जान से हाथ धो बैठा, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो लड़की तुम हो। कौन सी लड़की? वो घबरा गई।
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सादिया, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारे सामने कोई गलत बयानी नहीं की। ये तमाम बातें बिल्कुल सच हैं। थोड़ी देर पहले मेरी साथी से भी इसी मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी कि तेरी मदद की जाए या ना की जाए, मगर तुम्हारा नाम सुनने के बाद मैं इतना कर सकता हूँ कि तुझे घर वालों तक बाखैरियत पहुँचा दूँ, क्योंकि तुम मेरी एक अजीज़ हस्ती के हम नाम हो जो एक हादसे में मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गई है। अलबत्ता इससे ज़्यादा की तवक्का मुझसे ना रखना। घर? कौन सा घर? वो गहरी सोच में डूब गई। जब एक मर्तबा लड़की घर से बाहर निकलती है तो घर वालों का तबार उससे उठ जाता है। हमारे यहाँ लड़की घर से एक ही मर्तबा रुखसत होती है, चाहे घर वालों की मर्ज़ी से हो, अपनी मर्ज़ी से हो या इसका सबब कोई और हो। इसकी वापसी बहरहाल मुमकिन नहीं रहती। क्या मुझे अपनी कहानी सुना सकती हो? मैं उसके लहजे में छुपे दुख से मुतासर हुए बगैर ना रह सका। मेरी कहानी बड़ी मुख्तसर सी है। उसके लहजे में दुनिया जहाँ का दुख सिमट आया। मैं हैबत खान जैसे शकीउल कल्ब के जुल्म का शिकार हुई हूँ। हैबत खान और उसका भाई बासमत खान दोनों लड़कियों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। दूर दराज के इलाकों में जाकर शादी के बहाने कमसन लड़कियों को उनके वालिदैन से खरीद कर ले आना और फिर उन्हें अरब की मुख्तलिफ रियासतों के रईसों को बेचना। अगर किसी दूर दराज गाँव में कोई अकेली खूबसूरत लड़की उन्हें मिल जाए तो इसे ये अगवा करने से भी बाज नहीं आते। ऐसी लड़कियों को ये बहुत संभाल कर रखते हैं कि इनका मुआवजा उन्हें बहुत अच्छा मिलता है। मैं बासमत खान की मनकूहा हूँ, मगर शादी के बाद पूरा हफ्ता गुजर जाने के बाद भी उसने मुझे छुआ तक नहीं था। एक दिन खुशकिस्मती या बदकिस्मती से वो शराब के नशे में धुत घर में दाखिल हुआ और फिर अपने आप को मुझसे बाज ना रख सका। जब हैबत खान को इस बात का पता चला तो उसने अपने छोटे भाई की खूब बेइज्जती की। वो दोनों उस वक्त बैठक में मसरूफ़े गुफ्तगू थे। हैबत खान मेरे शोहर को कह रहा था, तुम्हारी बेगैरती की वजह से अब कोई रईस भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। वो अनछुआ माल मांगते हैं और मुंह मांगे दाम अदा करते हैं। भाईजान, कोई बात नहीं, बासमत खान दबे लहजे में बोला। अरब रईस ना सही, लाहौर के कई कारोबारी अच्छे दामों इसे खरीद लेंगे। पहले भी तो इस तरह कई दाने हम निकाल चुके हैं। लाहौर के व्यापारियों और अरब शेखों के मुआवजे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, समझे? हैबत खान ने कहा और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, बहरहाल जो कुछ होना था वो तो हो चुका। तुम अब इस तरह करना, आज रात यहीं बैठक में सो जाना। गलती तो तुमसे हो गई है, अब कुछ अपने बारे में भी सोच लें। काफ़ी वक्त गुजर गया है, इस तरह के किसी पीस से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सका हूँ। आज मेरी बारी है। उनकी बातें सुनकर मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। उनकी गुफ्तगू से कुछ तो मैं समझ गई थी, बाकी मुलाजमा ने उनके करतूतों के बारे में मुझे आगाह कर दिया और मैं इसी वक्त उनके घर से निकल भागी। अपने तौर पर वो इस बात से मुतमिन थे कि मैं उनके किरदार से लाइलम हूँ और उनकी इसी बेखबरी की वजह से मैंने फ़ायदा उठाया। लेकिन बदकिस्मती से मैं थोड़ी ही दूर आई होंगी कि हैबत खान की नज़र मुझ पर पड़ गई। उस वक्त वो अपने दो साथियों के हमरा कहीं से आ रहा था। उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मेरा इरादा सीधे रास्ते पर सफ़र करने का था, मगर बाद में मैंने इस रास्ते को छोड़ देना मुनासिब समझा। इसके बाद के वाक़यात आपके इल्म में हैं। तेरा शोहर बेगैरत निकला। हैबत खान की दस्तरस से अल्लाह ताला ने तुझे महफूज रखा और वो जहन्नुम वासिल हो चुका है। अब इंशाअल्लाह हम तुझे खैरियत से वालिदैन तक पहुंचा देंगे। इसके बावजूद तुम इतनी परेशान और गमगीन दिखाई दे रही हो। घर वालों को जब तुम अपनी कहानी सुनाओगी तो वो यकीनन तुम्हें कबूल करने में पसो पेश से काम नहीं लेंगे। ये बात इतनी आसान भी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। मैं अभी तक बासमत खान के निकाह में हूँ। उसने कीमत चुकाई है मेरी। फिर मेरे वालिद नहायत गरीब आदमी हैं और हम जंगल खेल के बासी हैं, जिसमें हर शख्स अपना जवाबदेह खुद होता है, जबकि बासमत खान की पुश्त पर उसका पूरा गांव है। अगर उसका गांव भी उसके साथ ना होता तब भी हमारा घराना उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। और इस बार अगर मैं उसके हत्थे चढ़ गई तो बहुत बुरा सलूक करेगा मेरे साथ। मेरी वजह से इसका बड़ा भाई भी मारा जा चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग अपनी राह लें और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। ये ना हो मेरी नहुसत आप लोगों पर भी पड़ जाए और आप लोगों को बासमत खान या इसके आदमियों से किसी किस्म का नुकसान पहुंच जाए। इस बात की फ़िक्र तुम मत करो। मैं उठकर गार के दहाने की तरफ बढ़ गया ताकि बाहर बारिश का जायज़ा ले सकूं। बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी, लेकिन आसमान अभी तक बादलों से ढका हुआ था। मैं अंदर आकर बैठ गया।
امجد کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز تواتر سے آ رہی تھی۔ سعدیہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کی نیند مجھے تازہ دم کر سکتی تھی۔ سونے کی کوشش کامیاب رہی۔ چند لمحوں میں ہی میں گہری نیند سو گیا۔ جاری ہے۔